नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज विजय दिवस है। आज ही के दिन 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी। इसी के साथ कल रात हिंदुस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को पटकनी दी है। दुनिया भर में खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताकर खैरात बटोरने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा हिंदुस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेनकाब कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और आतंकवाद की इस नापाक यारी पर करारा वार किया। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी भी दी और अब यह भी कहा कि अब नहीं सुधरे तो दुनिया में तरक्की के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान की इस दहाड़ का असर पाकिस्तान की बौखलाहट के रूप में सामने आया और उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर बचकाना बयान देते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। खैर, पाकिस्तान से शराफत, अमन और इंसानियत की उम्मीद ही बेमानी है और यह बात अब हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को साफ साफ बता दी है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान अब सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। और चर्चा में हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान की दहाड़ से बौखलाया पाकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनिए कि कैसे वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khar was a minister at that time. Hillary Clinton actually said that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. हिंदुस्तान लंबे समय से कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने आतंकवाद पर उनसे सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनकर पाकिस्तान में खलबली मच गई। Mr. Minister, I'm from GOP Pakistan. If you would like to entertain my question also. Okay. How about Kulbhushan, first of all, and India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought out this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? Thank you. You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel, message goes through. ये खबर इसलिए बड़ी और अहम है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो कहा और सुना जाता है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा असर होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है उसके कूटनीतिक मायने बहुत हैं और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक अहम मोड़ भी साबित हो सकता है। इस बयान की अहमियत और पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत को समझने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक
वीणा सीकरी जी हैं, साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल जी हैं, जो समझाएंगे कि सुरक्षा के लिहाज से इसका क्या दूरगामी असर पड़ेगा। वीणा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुत ही आक्रामक अंदाज में आज पाकिस्तान को आईना दिखाया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर सांप पालोगे आंगन में तो सबसे पहले पालने वाले को सांप काटेगा। इसके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में क्या परिणाम होंगे? ये बहुत ही उन्होंने, जैसे आपने कहा, आक्रामक लफ्ज इस्तेमाल किए और बहुत ही उचित तरीके से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया बिलावल भुट्टो को। और क्योंकि ये हुआ है न्यूयॉर्क में, यूएन संयुक्त राष्ट्र के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पे और सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर भी, तो ये पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाएगा कि भारत अब उन देशों में से नहीं है जो चुप रहने वाला है। भारत जो भी उनसे कुछ गलत चीज कहेगा, हम इमीडिएटली मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पूरी दुनिया ये मानने को तैयार है कि जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है वो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। कोई एक भी ऐसा अल्फाज उन्होंने नहीं कहा जो कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ कह सकता है। तो और साथ में जो बिलावल भुट्टो ने कोशिश की संयुक्त राष्ट्र में कहने की, संयुक्त राष्ट्र के बाद कहने की, उसका बिल्कुल जो उनको जवाब मिला है, उससे तो ये उम्मीद होती है कि वो फिर कभी ऐसा कोशिश भी नहीं करेंगे कि भारत के बारे में ऐसी चीजें कहें। तो इसलिए मैं समझती हूं कि इसका परिणाम जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है वो पूरे विश्व में होगा। हमारे ये उम्मीद हो सकती है कि हमारे पड़ोस देश पाकिस्तान में भी इसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए और उनको ये सबक सीखना चाहिए कि आगे से ऐसे गलत चीजें वो ना कहें, क्योंकि वो सब चीजें जो वो गलत कहते हैं उन्हीं पे जाके उन्हीं के मुंह पे लगता है और उनकी नजर, उन पे जो नजर पूरी दुनिया की है वही नजर बुरी हो जाती है। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बयान जयशंकर ने दिया उसकी किसी भी एक पॉइंट का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था और नतीजा एक बौखलाहट के रूप में सामने आया। बहुत ही आपत्तिजनक बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया। क्या यह पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है? क्या यह पाकिस्तान की कुंठा को दिखाता है? देखिए, पाकिस्तान की कुंठा को तो दिखाता ही है, क्योंकि जयशंकर साहब ने जो कहा और वो यही कहा कि जो राष्ट्र अपने यहां ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादी को पनाह दे सकता है और जो पड़ोसी राष्ट्रों की संसदों पर हमला कर सकता है, वो दूसरों को उपदेश देने की स्थिति में होना नहीं चाहिए। और इसमें जरा भी कुछ गलत नहीं है। आज अगर हम देखें तो दुनिया के सभी राष्ट्र जानते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंक का स्रोत है और यह सारी दुनिया कह रही है। अब इससे परेशान होकर आपने देखा कि जिस तरीके की बचकानी शर्मनाक हरकत बिलावल भुट्टो ने की, जो कि एक नादान पहली बार कोई सरकारी पद ओहदा संभाल रहे हैं उन्होंने की, क्योंकि अगर आप देखें वो किस तरीके के वक्तव्य देते हैं। आज पाकिस्तान में उनके ही एक मंत्री ने उनके किसी और वक्तव्य का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम रूस से तेल नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो ये व्यक्ति जो जिसको कि विदेश मंत्री बना दिया गया है क्योंकि बपौती पे मिला है उनको ये जो विरासत मिली है, उसको ना तो कोई जानकारी है ना कुछ है, और आतंक की जड़ होने के बावजूद आज ये स्थिति हो रही है। हिलरी क्लिंटन की जो स्टेटमेंट थी जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा, और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पिछवाड़े पर सांप पालते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि वो सिर्फ पड़ोसियों को काटेगा तो आप गलत सोचते हैं। और ये पाकिस्तान आज देख रहा है। इन्होंने तालिबान जैसे कुख्यात आतंकवादियों को पनाह दी और अब अफगानिस्तान की सीमा पर इनके साथ जो हो रहा है वो दिख रहा है कि अफगानिस्तान के साथ इनकी झड़पें हो रही हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है इनके यहां आतंक की घटनाएं भी कर रहा है। लेकिन ये सब का श्रेय पाकिस्तान को जाता है, जिसने आतंक को अपनी सुरक्षा नीति का एक पर्याय बना लिया, एक हिस्सा बना लिया है और आतंकवादी संगठनों को अपनी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बना के रखा हुआ। वीणा जी, हम बिलावल के बयान पर बात कर रहे थे और बिलावल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया आलोक जी ने कि बपोती है, जो एक परिवारवाद से वो भी आते हैं। और उनके जो नाना थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भी इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते थे। बेनजीर भुट्टो जो उनकी मां थी, उन्होंने भी इसी तरह के बयान, भड़काने वाले बयान भारत के खिलाफ और कश्मीर से जुड़े बयान 80 और 90 के दशक में दिए। क्या ये बिलावल भुट्टो उसी परिपाटी को निभा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो जाहिर होता है कि बिलावल भुट्टो, जैसे आपने कहा, उनकी माता जी और उनके नाना जी भी, तीन किस्म की फोबिया उनके मन में है। एक तो इंडिया फोबिया,
वो इंडिया के बजाय किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और इंडिया के बारे में ऐसी चीजें सोचते हैं, ऐसी चीजें कहते हैं, एक तो बिल्कुल नासच है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल चल नहीं रही है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी वाइब्रेंट, एक्टिव, डायनामिक है, उसको वो सह नहीं सकते। तो एक उनकी बहुत बड़ी इंडिया फोबिया दिखाता है जो वो कहते हैं। दूसरा फोबिया जो मैं कहती हूँ वो हिंदू फोबिया है, कि वो हिंदू रिलीजन के खिलाफ जैसी जैसी चीजें कह रहे हैं, गलत चीजें, बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ऐसी चीजें जो बिल्कुल गटर लैंग्वेज है, वो बिल्कुल गलत बात है। और तीसरी बात जो उनको हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मोदी फोबिया है, कि मोदी जी की सक्सेस देख के उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने भारत में लाए हैं इन 7-8 सालों में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ग्रोथ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक डायनामिज्म, इंटरनेशनल रिकग्निशन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वीकार होता है, जैसे उनको वेलकम्स मिलती है अलग अलग देशों में जहां वो जाते हैं, जैसे उनके बारे में बयान दिए जाते हैं, वर्ल्ड लीडर्स उनके बारे में बयान, ये पाकिस्तान सह नहीं सकता। और वो सोचते हैं कि न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र में ऐसी चीजें कह के इसका फर्क पड़ेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री जी की वर्ल्ड लीडरशिप है वो बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसको अभी ये समझते हैं वो इसमें कुछ कतई भी फर्क डाल सकते हैं, वो नहीं डाल सकते। तो ये जो इनकी 3 फोबिया है वो ये उनको सीखना चाहिए कि जब तक ये इन 3 फोबिया का अंत ना करें, भारत के साथ उनके रिश्ते ना तो इंप्रूव होंगे, ना तो बातचीत होगी, और जो उनको लगातार लेसन सबक सिखाया जा रहा है थ्रू इंडियाज काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, ये सबक जो है बढ़ता ही जाएगा। आलोक जी, वीणा जी ने 3 फोबिया की बात की, बिलावल की 3 फोबिया, एक इंडिया फोबिक, एक मोदी फोबिक, एक हिंदू फोबिक, लेकिन एक चौथा फोबिया भी उनके अंदर है, और वो फोबिया है इमरान फोबिक। क्या जो पाकिस्तान की अंदरूनी हालात हैं, जहां पर इमरान खान एक के बाद एक जलसे कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या वो डर, वो खौफ जो अंदरूनी स्थिति पाकिस्तान की है, वो बिलावल और वहां की सरकार में नजर आ रहा है, और वहां की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान बिलावल और बाकी नेता पाकिस्तान की सत्ता में जो बैठे हैं वो दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज पाकिस्तान के अंदर सबसे लोकप्रिय जो नेता है वो इमरान खान है, और इमरान खान जो है मौजूदा सरकार को क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है विदेशी ताकतों ने यहाँ पे स्थापित की है, और उन्होंने कई बार इस मौजूदा सरकार का जो तुलना की है वो भारत से की है, और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से एक सुदृढ़ सरकार चला रहे हैं जो दुनिया में किसी की बात नहीं सुनती और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य कर रही है। अब बिलावल भुट्टो के साथ समस्या क्या है कि वो एक कमजोर राष्ट्र के विदेश मंत्री हैं, एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका अस्तित्व तो आज सिर्फ सिंध तक सिमट कर रह गया है। जो उनकी प्रमुख विरोधी पार्टी होती थी उसके प्रधानमंत्री के वो विदेश मंत्री हैं, उनके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। वो अमेरिका में जाके कहते हैं कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, इस्लामाबाद में उनके पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हम रूस से समझौता करके आए हैं, हम तेल लेंगे। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। तो इस तरीके की जो समस्याएं जिसमें वो फंसे हुए हैं, और एक नादान और बचकाने व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला है, तो वो इस तरीके की आप शर्मनाक वक्तव्य देते हैं। जब उनके पास और कुछ नहीं होता तो आप जो है गटरल लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, आप अपने आप को गिराते हैं और ऐसी गिरी हुई अशोभनीय बातें कहने लगते हैं जिसका कि डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कोई जगह नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और वही हम आज देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जो कोई भी राजनयिक कभी भी किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं देता है। तो इस तरीके के जो वक्तव्य हैं ये दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति कितना खोखला है, कितना थोथा है, और उनका जो राष्ट्र है जो आतंकवाद का हर वक्त से का सरगना रहा है, और वहां के जो एक विदेश मंत्री हैं वो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो वो और व्यक्ति विशेष को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और गलत वक्तव्य देते हैं। अगर आप उनके वक्तव्य देखें उसमें गलतियां ही गलतियां हैं। पहली चीज तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं समझते, दूसरी चीज वो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को नहीं समझते, और तीसरी चीज वो भारत को नहीं समझते, और वो अपने देश की जो कमजोरियां हैं उनको छिपाने की भी कोशिश ठीक से। आलोक जी, सबसे खास बात है कि जिस महात्मा गांधी को पूरा पाकिस्तान 70 साल से भला बुरा कहता आया है, आजकल वो महात्मा गांधी भी अब पाकिस्तान को याद आने लगे। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया, जबकि पाकिस्तान के इतिहास ने कभी गांधी की महानता को स्वीकार नहीं किया था। खैर वीणा जी, अगर हम वापस कूटनीतिक मसलों में पहुंचे तो 26/11 के जो हमला हुआ था उसे लेकर लगातार भारत सबूत दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार सबूत दे रहा है, और
पाकिस्तान की जो डिलीवरी होना चाहिए, जो इस मामले में उसको जो गिरफ्तारियां करना चाहिए थी, जो अपराधियों को, आरोपियों को जो सजा दिलवानी चाहिए थी, इसके गुनहगारों को, वो कामयाब नहीं रहा है। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? आखिर पाकिस्तान धरातल पर ठोस कदम कुछ उठा पाए, कुछ करके दिखाए, इसके लिए कितना और दबाव बनाना पड़ेगा? ये तो हमारे लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा और ही जोर शोर से करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि बीच में 26/11 के तुरंत बाद कई सालों के लिए हमने काफी धीमे हमारी आवाज कर दी थी काउंटर टेररिज्म पे, और अब जो है हम काउंटर टेररिज्म के खिलाफ, काउंटर टेररिज्म के पक्ष में, अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ हमने अपनी आवाज बहुत ही बुलंद की है और करते जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में इसीलिए हैं कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल में एक विशेष मीटिंग हो रही है। और हम सब जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में काउंटर टेररिज्म पे मुंबई और दिल्ली में भी एक एम्बेसडर की मीटिंग, बहुत ही सीनियर मीटिंग हुई थी। तो अब जो है हमारी आवाज बुलंद है और हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं काउंटर टेररिज्म के बारे में कहने के लिए और ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया कि टेररिज्म की जो जड़ है वो किस देश में है, टेररिज्म की जड़ किस देश में है और कौन से देश से ये जड़ जो है फैला फूल के पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। ये आपका कहना सही है कि कई देशों की विदेश नीति ऐसी होती है कि कभी ऐसा वक्त आता है जो वो काउंटरिज्म के सपोर्ट में बातें करते हैं और ऐसा वक्त भी आता है जो वो चुप्पी लगा जाते हैं और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन कुछ भी हो, भारत की आवाज को इस मामले में बिल्कुल धीमी नहीं होनी चाहिए और अगर हम अपनी आवाज बुलंद रखें तो और भी देश हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये टेररिज्म का प्रॉब्लम है, टेररिज्म की समस्या है, वो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है। ये भारत की प्रॉब्लम ही नहीं है। हम देख रहे हैं अफ्रीका के देशों में, लैटिन अमेरिका देश में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह फैल जा रही है। जी वीणा जी, अभी एक वक्त ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और हम ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि जो यूएनएससी में भारत का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है वो किस तरह का रहा है। फिलहाल चर्चा में अभी एक वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जैसे ही विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, पाकिस्तान की पूरी सरकार बौखला गई और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिसकी तीखी प्रतिक्रिया दिल्ली में देखने को मिली और यहां पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भिखारी मुल्क के सबसे एकमात्र आज विश्व का नेता मानने पर पूरा विश्व मजबूर हो गया। हमारे विदेश मंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को नंगा किया है। बिलावल भुट्टो अपनी खींच उतार रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए उनकी ओछी मानसिकता नजर आ रही है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज 16 दिसंबर है, आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के सामने घुटने टेके थे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, बड़ी भारी बेरोजगारी का उनको सामना करना पड़ रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो घटिया स्टेटमेंट दिया है, दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है और हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि बगैर समय गवाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करें। बिलावल भुट्टो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, हम पाकिस्तान एम्बेसी पे जाके उनको चेताना चाहते हैं कि वो माफी मांगे। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान सरकार माफी मांगे हिंदुस्तान सरकार से, ये हमारी मांग है। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को आईना दिखाया, उस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास दो मेहमान और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीना जी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि समय अब कम बचा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूएनएससी में भारत की जो अस्थायी सदस्यता थी वो अगले महीने खत्म हो रही है और 2 साल का ये पूरा कार्यकाल रहा। 2 साल के इस पूरे कार्यकाल को आप किस तरह का मानती हैं? मैं इसको मानती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रहा। अब हमने शुरू से ही कहा था हमारे 3-4 ऐसे सेक्टर हैं जिसपे हम खास फोकस करना चाहते हैं और उसमें है मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसमें है पीस कीपिंग जिसमें भारत का बहुत ही बड़ा हाथ है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी, ये सारे थे 3-4-5 मुद्दे जिसपे भारत का बहुत ही अहम फोकस था। और हमने देखा कि हमारी चेयरमैनशिप जो सिक्योरिटी काउंसिल में रही है, रोटेटिंग चेयरमैनशिप होती है, पहली बार अगस्त 2021 में थी और उस महीने में अफगानिस्तान का मामला जो है उस महीने बहुत ही गंभीर तरीके में उठ के आया था और तालिबान की रेजिम फिर दोबारा आई थी और सबसे महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन अफगानिस्तान पे भारत के नेतृत्व में, भारत के चेयरमैनशिप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था अगस्त 2021 में। और ये जो रेजोल्यूशन बड़ा ही सेंसिटिव रेजोल्यूशन था, केयरफुली वर्डेड था, काउंटर टेररिज्म की बात उसमें बहुत ही जोरों शोरों से आई थी और ये भी कहा गया था कि तालिबान या कोई भी दूसरा रेजीम जो अफगानिस्तान में हो वो अफगानिस्तान के जो टेरिटरी है उसे किसी देश के खिलाफ टेररिज्म के लिए, किसी और चीज के लिए किसी देश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो ये रेजोल्यूशन जो भारत ने चेयर किया और इसको नेविगेट किया सिक्योरिटी काउंसिल में, पूरे अन्य मेंबरान जो थे, अन्य देश विश्व के थे, उन्होंने बहुत सीरियसली इसको रिकॉग्नाइज किया, कहा कि वाकई भारत की लीडरशिप के थे बहुत फर्क पड़ा। वीणा जी, हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी से संक्षेप में जानना चाहूंगा, जैसा वीणा जी ने बताया कि भारत का परफॉर्मेंस इन 2 सालों में बहुत बेहतरीन रहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत स्थायी सदस्यता के लिए भी लगातार दावेदारी ठोक रहा है, तो ये 2 साल का जो परफॉर्मेंस रहा था उससे कितना असर पड़ेगा और भारत की स्थायी दावेदारी जो है वो कितनी मजबूत होगी?
देखिए, भारत की दावेदारी काफी मजबूत है और डॉक्टर जयशंकर ने अपने कल के वक्तव्य में भी इसके बारे में कहा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, आज के जो शक्ति संतुलन है, आज का जो जनमत है, वैश्विक जनमत, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको परिलक्षित नहीं करता। और हर दिन इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जो आज का संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये अपने जो कार्य हैं उनको पूरा करने में अक्षम हो रहा है और इसका रीऑर्गेनाइजेशन करना बहुत आवश्यक है। और रीऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है, जो 5 राष्ट्रों के पास है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज ये जो स्थायी सदस्यता है, आज उन्हीं राष्ट्रों के पास है जो 1945 में द्वितीय आलोक जी माफी चाहूंगा, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है और इसलिए हमें इस चर्चा को विराम देना होगा। मैं अपने दोनों मेहमान वीणा सीकरी जी और आलोक बंसल जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। फिलहाल चर्चा में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज।